नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने जसपुर सामरी पाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ लिया है। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार जो कि छत्तीसगढ़ का चौथा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। दंडकारण्य का पठार, इसी को हम लोग बस्तर का पठार भी बोल सकते हैं। हालांकि बस्तर का पठार करके अलग से एक स्थल हमको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग चूंकि जो दंडकारण्य का पठार है ये मुख्य रूप से बस्तर संभाग में विस्तृत है, तो इसको कई बार जो है बस्तर का पठार भी बोल दिया जाता है। लेकिन इसका जो मूल नाम क्या होगा, दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य का पठार, सबसे पहले हम लोग इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं कि ये कहां पर स्थित है, अर्थात इसका विस्तार। तो ध्यान रखना, ये जो है बस्तर संभाग और थोड़ा सा दुर्ग संभाग में विस्तृत है। बस्तर और दुर्ग संभाग, तो संभाग में आपको दो लेना है, बस्तर और दुर्ग संभाग। जैसे मैंने बताया था जसपुर सामरी पाट प्रदेश की, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है वो केवल और केवल सरगुजा संभाग में विस्तृत है। वो भी सरगुजा संभाग के 3 जिलों में, 1 जिला पूर्ण 2 आंशिक। ठीक, पूर्वी बघेलखंड का पठार भी केवल सरगुजा संभाग में विस्तृत था, कुछ जिलों में। ठीक, अब जो है दंडकारण्य के पठार की बात करें तो इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 2 संभाग आते हैं। एक तो पूरा का पूरा बस्तर संभाग और थोड़ा सा दुर्ग संभाग भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहला तो आप लोग पकड़ेंगे बस्तर संभाग। ठीक, बस्तर संभाग। अब इसमें मुझे गिनवाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई बस्तर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो है जिलों को डिटेल से पढ़ा था। ठीक, दूसरा हो जाएगा यहां पर दुर्ग संभाग। तो 2 संभाग आपको ध्यान में रखना है, बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग। ठीक, मानचित्र मैं इसका तैयार कर लेता हूं। नीचे इस तरह से हम लोग पहले तो भाई मटका बना लेंगे, ऐसे मटका बनता है ना, ये ऐसे, ये ऐसे जाकर के ये वाला जो है गरियाबंद वाला भाग। ठीक, अब इस तरफ ये ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का दक्षिणी छत्तीसगढ़। अब यहां से हम लोग जो है खींच देंगे ऐसे, ये बन जाएगा हमारा बस्तर संभाग। ठीक, बस्तर संभाग में टोटल 7 जिले हैं, पकड़ते जाना एक एक। ये है कांकेर जिला, यहां हो जाएगा आपका कोंडागांव जिला, ये हो जाएगा नारायणपुर जिला, ये ऐसे कुछ हम लोग बना लेंगे। बीजापुर जिला, यहां पर ऐसे बन जाएगा दंतेवाड़ा जिला, इधर हो जाएगा सुकमा जिला। ठीक, इस तरह से ये 7 जिले बस्तर संभाग के। कांकेर जिला, नारायणपुर जिला, दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर जिला, बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला और सुकमा जिला। ठीक, तो ये हो गया बस्तर संभाग के 7 जिले जो कि दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आएंगे। इसी में हम लोग देखेंगे। दूसरा मैंने बताया दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग जो कि ऐसे कुछ आएगा। ठीक, ये दुर्ग संभाग हो गया। यहां से फिर से इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। यहां पर आ जाएगा बालोद, यहां पर आ जाएगा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, इधर आ जाएगा राजनांदगांव। ठीक, यहां आ जाएगा दुर्ग, ऊपर में बेमेतरा, इधर फिर खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, इधर कौन सा जिला हो जाएगा, धमतरी, ये कौन सा हो जाएगा तो गरियाबंद। ठीक, तो यहां से हमको
पकड़ना है दुर्ग जिले से एक, ये वाला जो जिला है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, इसका जो है आधा भाग हम लोगों को पकड़ना है, ऐसे इतना, ठीक। इसका आधा भाग हमको पकड़ना है। 2 तहसील मैंने बताया था कि मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में 3 तहसील हैं, मोहला, मानपुर और अंबागढ़, चौकी। तो यहां से हमको केवल और केवल 2 तहसीलों को पकड़ना है, एक तो मोहला और एक मानपुर। जो अंबागढ़ चौकी है वो उधर छत्तीसगढ़ के मैदान में आ जाएगा, अर्थात वो महानदी बेसिन में आ जाएगा अंबागढ़ चौकी, ठीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां लिख देता हूं दुर्ग संभाग MMA, ये हो गया हमारा जिला का नाम। अब यहां से तहसील कौन कौन सा आ जाएगा, तो मोहला और मानपुर, ठीक। मोहला और मानपुर तहसील, ये दोनों जो है हमें दंडकारण्य के पठार में देखने को मिलता है, ठीक। तो कितने जिले हो गए यहां पर, तो टोटल हो जा रहे हैं 8 जिले, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके साथ 8। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से 7 जिले और 1 जिला आंशिक। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो यहां हो जाएगी जिलों की संख्या 8, ठीक। जिलों की संख्या ध्यान रखेंगे 8। पूछा जाएगा कि दंडकारण्य का पठार कितने जिलों में विस्तृत है, तो आपको बोलना है 8। पूर्वी बघेलखंड का पठार कितने जिलों में विस्तृत है, तो 5 जिलों में विस्तृत है, ठीक। सरगुजा संभाग में 6 जिले हैं, जसपुर उसमें नहीं आता है। जसपुर सामरीपाट प्रदेश 3 जिलों में विस्तृत है, ठीक। तो ऐसे ही आगे हम लोग महानदी बेसिन का भी पढ़ेंगे। तो ये आप लोग ध्यान में रखना कितने जिलों में ये विस्तृत है, किन किन जिलों में विस्तृत है और कौन सा जिला दुर्ग संभाग का इसमें शामिल है, कौन से तहसील इसमें शामिल है। ये तो हो गया विस्तार। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इस क्षेत्र का जो नामकरण है दंडकारण्य का पठार, ये क्यों रखा गया था। तो देखिएगा जो दंडकारण्य का पठार है वो केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, ये थोड़ा बहुत हमको इस तरफ आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, ठीक। थोड़ा बहुत जो है हमको आंध्र प्रदेश में इधर तेलंगाना है, ठीक। तो थोड़ा बहुत हमको ये तेलंगाना में भी देखने को मिलेगा इधर, ठीक। थोड़ा बहुत हमको इधर आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत इधर हमको उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार से दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ सहित तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में विस्तृत है, अर्थात 4 स्टेट, 4 राज्य आप लोगों को पकड़ना है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। इसको ध्यान में रखेंगे। दंडकारण्य नामकरण की अगर मैं बात करूं तो दंडकारण्य जो शब्द है वो कोई नया शब्द नहीं है, ये काफी प्राचीन कालीन शब्द है। जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी इस दुनिया में थे, अर्थात या सीधा सीधा मैं बोलूं तो रामायण कालीन स्थल के रूप में दंडकारण्य के पठार को या दंडकारण्य क्षेत्र को जाना जाता है। रामायण में, इसके अलावा अन्य कई पौराणिक ग्रंथों में हमें दंडकारण्य शब्द, दंडकारण्य नाम का उल्लेख हमको कई बार प्राप्त हुआ है, ठीक। कोई ऋषि थे, उन्होंने एक राजा को, जो राजा यहां पर शासन किया करते थे, उन राजा का नाम था दंड। तो उन राजा को श्राप दिया कि आज से जो है तुम्हारा जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा अरण्य में बदल जाएगा। तो श्राप दिया, एक तरह से दंड दिया। तो इसी कारण से इसको क्या कहा गया, दंडकारण्य। अरण्य, दंड कारण्य, दंड कारण्य 2 शब्दों से बन रहा है ना, दंड और अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल, वन, ठीक। दंड, राजा का नाम दंड मिलता है। वैसे स्टोरी मुझे अभी ठीक ठाक याद नहीं आ रही है, जिस समय हम लोग इतिहास पढ़ेंगे उस टाइम पे इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक। तो किसी ऋषि ने उस राजा को श्राप दे दिया कि भाई तुम्हारा जो राज्य है आज से जो है पूरा का पूरा एकदम जंगली हो जाएगा, अरण्य में तब्दील हो जाएगा, पहाड़ होंगे, जंगल होंगे, नदियां होंगी, घाटियां होंगी और यहां पर जो है राक्षस निवास करेंगे, इस टाइप से। तो हम लोग देखते हैं कि रामायण में जितने भी राक्षस वाले कांड हुए, जो भी अपने रामचंद्र जी ने जिन भी राक्षसों का वध किया, संहार किया, वो इसी क्षेत्र में मिलता है। और यही क्षेत्र जो है ऋषि मुनियों की तपोस्थली के रूप में भी वर्णित की गई है। जितने भी ऋषि मुनि होते थे वो दंडकारण्य में जो है तपस्या किया करते थे
अपना साधना किया करते थे, जो भी पूजा पाठ है, जो भी कार्य है, वो ये इसी क्षेत्र में किया करते थे। और उनको परेशान कौन करते थे? जो भी राक्षस हैं, जो दुष्ट टाइप के लोग हैं, वो उन्हें परेशान किया करते थे। तो ये तपोस्थली के रूप में भी वर्णित है रामायण में। फिर वो ऋषि चले जाते थे राम जी के पास कि भाई हमें फला राक्षस परेशान कर रहा है, आप आइए और हमें उनसे बचाइए। ठीक, तो ऋषि मुनियों की तपोस्थली के रूप में भी यह भूमि जानी गई है। और राक्षस भी यहां काफी ज्यादा थे। मतलब देखो, जहां अच्छे लोग होंगे वहां पर बुरे लोग भी होते हैं। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक, चलो ये हो गया पौराणिक बातें। अब हम लोग आते हैं क्षेत्रफल वगैरह, जो बेसिक चीजें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 39,060 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। 39,060 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रतिशत कितना होता है? तो 28.91%। टोटल छत्तीसगढ़ का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 28.91% जो है ना, ये दंडकारण्य का पठार है। ठीक, क्षेत्रफल ध्यान रखना है, 39,060 वर्ग किलोमीटर। कमेंट बॉक्स में बताएंगे जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का प्रतिशत कितना था, मतलब है, पढ़ चुके हैं ना हम लोग। उसके बाद पूर्वी बघेलखंड के पठार का भी बताइएगा कितना है, प्रतिशत भी आप लोगों को बताना है। भाई ये चीजें याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो ये हो गया क्षेत्रफल और इसका प्रतिशत। विस्तार देख लिया हम लोगों ने, क्षेत्रफल देख लिया। ठीक, अब हम देखते हैं ढाल कि भाई इसका ढाल किस ओर है। तो देखिएगा, यहां की जो प्रमुख नदी है, नदियों को भी मैं यहीं पर वर्णित कर देता हूं, ढाल। ठीक, तो इसका ढाल जो है दक्षिण की ओर है। अब देखो, यहां की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? तो इंद्रावती नदी। ठीक, इंद्रावती नदी। ये जो दंडकारण्य का पठार है ये गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकेश्वर से निकलती है। नासिक जहां पर कुंभ मेला लगता है ना, वहां से निकलती है, त्रयंबकेश्वर से पूरे महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद ये जो है छत्तीसगढ़ में एंटर करती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बहते हुए आगे जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ की जितनी भी नदियां हैं, सभी नदियां दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इंद्रावती भी, ठीक, सबरी नदी भी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और ये गोदावरी में जाकर के मिल जाती है। वैसे अगर मैं इंद्रावती की बात करूं तो ये पहले पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, बाद में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ऐसे ये कुछ ऐसे बहते हुए जो है, ऐसे बहते हुए जो है फिर इधर ऐसे दक्षिण की ओर चली जाती है। लेकिन अंततः इसका ढाल किस तरफ है? दक्षिण की ओर। बाकी पश्चिम की ओर भी बहती है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा हुआ। दूसरा चीज, कांकेर वाला जो कुछ भाग है ना, वो महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे कि दूध नदी, कांकेर नगर के पास या फिर कांकेर शहर के बीचों बीच में एक नदी देखते हो ना, जिसमें पुल वगैरह बना हुआ है, जिसको पार करके आप लोग जो है रायपुर वाले जगदलपुर आएंगे, हमारे जगदलपुर वाले जो है रायपुर जाएंगे। तो जब भी हम लोग रायपुर जाते हैं तो उसी नदी को क्रॉस करके जाते हैं। ठीक, तो वही दूध नदी है। तो दूध नदी जो है, जिसका उद्गम हुआ है मलाज कुंडम की पहाड़ियों से, ये आगे चल करके महानदी में मिल जाती है। ठीक, तो कांकेर की कुछ नदियां, दूध नदी की छोटी छोटी सहायक नदियां भी है। ठीक, तो वो सब मिल करके कहां जाकर के मिलती है? महानदी में। तो दंडकारण्य का पठार, एक तो मैंने बोला दो संभाग, बस्तर और दुर्ग संभाग। ठीक, ऐसे ही दो अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र और दूसरा अपना महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत केवल कांकेर जिले का कुछ भाग आएगा। ठीक, उत्तर पूर्वी भाग इसमें आएगा, ध्यान रखना। इधर वाला जो भाग है ना, ये सब जो है महानदी अपवाह तंत्र में आएगा और इधर वाला जो भाग है ये इधर आ जाएगा। इसके अलावा एक और नदी भी निकलती है, तांदुला नदी। वो भी जो है मेरे ख्याल से यहीं से निकलती है, भानु प्रतापपुर कहीं से निकलती है तांदुला नदी, जो आगे चल करके मेरे ख्याल से शिवनाथ में मिलती है। तो उसको भी मैं बताऊंगा आगे जब नदियां पढ़ेंगे। तो ठीक, तो कांकेर जो है वो महानदी अपवाह तंत्र में आएगी। तो दो अपवाह तंत्र पकड़ना है, गोदावरी और महानदी। मैं लिख ही देता हूं, गोदावरी। गोदावरी में कौन कौन सी नदियां मिलेंगी? तो इंद्रावती और सबरी नदी, ये मेन है। ठीक,
इंद्रावती और सबरी नदी दोनों गोदावरी में मिलेंगे। महानदी की बात करें तो प्रमुख रूप से दूध नदी। ठीक, तो दो अपवाह तंत्र। तो यहां पर हम लोगों ने ढाला नहीं है, ढाल है। ठीक, तो ढाल हो गया दक्षिण की ओर। प्रमुख नदियां मैंने बता दिया, इंद्रावती और सबरी नदी। इसके अलावा कुछ और नदियां हैं, जैसे कोटरी नदी। कोटरी नदी जिसका उद्गम होता है यहां से, मोहला मानपुर तहसील से, जहां पर राजहरा की पहाड़ियों से ये निकलती है अपना कोटरी नदी, और वो ऐसे कुछ कांकेर क्षेत्र में प्रवाहित होगी, और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना थोड़ा सा अंदर चला जाता है, ऐसे ऐसे चला जाता है ना। ठीक, तो यहां से निकलेगी, ऐसे पूरा बहेगी कांकेर के पश्चिमी भाग में, हल्का सा वो नारायणपुर में जाएगी, और फिर इधर फिर बीजापुर में एंट्री करके ये इंद्रावती नदी में मिल जाएगी। तो कोटरी नदी भी एक बड़ी नदी है। ठीक, इंद्रावती बड़ी है, सबरी भी बड़ी है, ठीक ठाक। उस बाद कोटरी नदी भी बड़ी है। इसके अलावा कुछ अन्य छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे नारंगी नदी जो कोंडागांव के माकड़ी तहसील से निकलती है, बोर्डिंग नदी, गुडरा नदी, निबरा नदी, संखिनी नदी, डंकिनी नदी, उसके बाद तालपेरू, चिंता बाबू, उसके बाद मिंगांचल नदी। ठीक, तो इस तरह से काफी सारी नदियां इसमें देखने को मिलेगी। नदी वाला पार्ट आएगा तब उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी बस नाम सुन लो, नोट करना है नोट कर सकते हो। ठीक, तो दो अपवाह तंत्र हो गया, ये ढाल अपवाह तंत्र नदियां। अब हम लोग देखते हैं शैल तंत्र। शैल, तो शैल यहां पर क्या पाया जाएगा, तो यहां पर देखना जो शैल पाया जाएगा वो होगा आर्कियन और धारवाड़। प्रमुख रूप से आर्कियन शैल तंत्र यहां हमें देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन यहां पर अनेक स्थानों पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी देखने को मिलेगी। ठीक, अगर देखो क्वेश्चन पूछा जाता है दंडकारण्य के पठार में किस प्रकार का शैल तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन देगा गोंडवाना शैल तंत्र, कड़प्पा शैल तंत्र, दक्कन ट्रैप, धारवाड़। तो उस कंडीशन में क्या लगाओगे, धारवाड़। अगर आर्कियन होगा तो आर्कियन लगाओगे। ठीक, तो बस्तर का पठार प्रमुख रूप से आर्कियन शैल तंत्र से बना हुआ है, दंडकारण्य का पठार। ठीक, और इसके अनेक स्थानों पर धारवाड़ शैल तंत्र भी देखने को मिलता है। अब देखिएगा धारवाड़ शैल तंत्र है तो खनिज में क्या मिलेगा, लौह अयस्क। ठीक, लौह अयस्क यहां पर अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके निक्षेप या जिसके भंडार हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं। एक तो हमको प्रमुख रूप से दंतेवाड़ा में देखने को मिलेगा, कांकेर में देखने को मिलेगा, नारायणपुर में देखने को मिलेगा। कौन कौन से जगह हैं, तो भाई दंतेवाड़ा में बैलाडीला, किरंदुल, बचेली वाला जो एरिया है वहां पर जो है हमको लौह अयस्क देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर अपने को अगर कांकेर की बात करें तो आरी डोंगरी, ठीक, आरी डोंगरी, धारी डोंगरी, इस टाइप के काफी सारे एरियाज हैं जहां से हमको लौह अयस्क देखने को मिलेगा। एक राव घाट बड़ा फेमस है, राव घाट, जहां से अभी भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क आपूर्ति किया जा रहा है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। तो शैल, आर्कियन शैल तंत्र, धारवाड़ शैल तंत्र और खनिज में लौह अयस्क। इसके अलावा दंडकारण्य के पठार में अन्य बहुत सारी खनिज मिलती है, जब खनिज पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, जैसे टीन हो गया, कोरंडम हो गया, अभ्रंक हो गया, दुनिया भर का चीज, लेकिन जो प्रमुख रूप से है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग मृदा। मृदा की बात करें तो यहां पर मिट्टी हमको देखने को मिलेगी लाल बलुई, या जिसको लाल रेतीली भी बोला जाता है ना, लाल बलुई या लाल रेतीली। इसके बाद अगला जो देखने को मिलेगा लाल दोमट, लाल दोमट। ठीक, जो लाल बलुई मिट्टी है ये अपना कोंडागांव में देखने को मिलेगा, बस्तर में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में काफी सारा, बीजापुर क्षेत्र में भी इसको देखने को मिलेगा प्रमुख रूप से। लाल दोमट की बात करें तो इस तरफ वाली पतली पट्टी वाली भाग में, आगे मैं बताऊंगा। ठीक, अभी बस सुन लो, लाल बलुई, लाल दोमट, ये मिट्टी जो है यहां पर पाई जाती है। ठीक, हम लोगों ने जसपुर सामरीपाट प्रदेश में देखा था लेटेराइट मिट्टी, पूर्वी बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी। ठीक, अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, लाल बलुई, लाल दोमट मिट्टी। अब जहां पर भी लाल बलुई, लाल दोमट मिट्टी होता है वहां किस प्रकार का फसल होगा, तो यहां होगा मोटा अनाज। ठीक, मोटा
अनाज या मोटे अनाज। मोटे अनाज लिख लेते हैं क्योंकि भाई एक तो नहीं होगा ना, कई सारे होंगे। तो मोटे अनाज फसल में ध्यान रखना है। अब मोटे अनाज में क्या क्या आ जाएगा भाई, तो मक्का जो हमारे बस्तर क्षेत्र में जोंधरा के नाम से जाना जाता है, क्या पता कभी पूछ दे, ध्यान में रखना। ठीक, उसके बाद रागी जिसको नाचनी बोला जाता है, मिलेट के नाम पे बड़ा फेमस है, अंग्रेजी में मिलेट बोला जाता है ना। आजकल जो डाइट कॉन्शियस मतलब जो डाइट करने वाले जो लोग हैं वो आजकल मिलेट मिलेट काफी बोलते रहते हैं। ठीक है, तो रागी अर्थात नाचनी, यहां बोलेंगे उसको मड़िया। ठीक, तो वो होता है। इसके अलावा जौ, ज्वार, जोंदरी वो भी यहां पर होता है। इसके अलावा और भी जो मोटे अनाज हैं, एक होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। इसके अलावा कोदो, कुटकी, कोसरा, ये सब चीजें भी जो है यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, तो मोटे अनाज में काफी सारा चीज यहां पर जो है उत्पादन होता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर धान का उत्पादन नहीं किया जाता है, धान का भी उत्पादन किया जाता है। भारत का ऐसा क्षेत्र, भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर धान का उत्पादन न होता हो। ठीक, लेकिन जहां पर इस टाइप की मिट्टी होगी वहां पर अपेक्षाकृत धान की जो फसल है ना वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि यहां पर पानी वानी का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो उस कारण से जो है पानी प्लस मिट्टी, पानी तो यहां पर बारिश वारिश ठीक ठाक होती है, लेकिन पर्वत पठार वाले क्षेत्रों में पानी जो है टिकता नहीं है, बह जाता है जल्दी। तो ऐसी स्थिति में जमीन तो उपजाऊ होता है लेकिन पानी उतना जो है मिलता नहीं है, क्योंकि मिट्टी भी इस टाइप का है। ठीक, तो मोटा अनाज यहां पर लेंगे। तो ये हो गया, मृदा हो गया, सैल हो गया, ढाल हो गया। अब और क्या बताना है इसके बाद, वन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर साल वृक्ष, ठीक, साल वनों का द्वीप कहा गया है ना बस्तर को, साल वनों का द्वीप। मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक बार क्वेश्चन किया था, साल वनों के द्वीप पुस्तक का लेखक कौन है, तो बहुत सारे बच्चों ने वहां पर लगा दिया है लाला जगदलपुरी। लाला जगदलपुरी जी बस्तर क्षेत्र के हैं, जगदलपुर क्षेत्र के हैं। ठीक, लेकिन उन्होंने इस पुस्तक की रचना नहीं की है। उन्होंने काफी सारे पुस्तकों की रचना की है, जैसे कि बस्तर का संस्कृति, बस्तर का इतिहास, इस टाइप से काफी सारी किताबें। लेकिन ये जो पुस्तक है साल वनों का द्वीप, इसको लिखने वाले व्यक्ति हैं गुलशेर अहमद खां सानी। ध्यान रखना, काफी बार पूछा गया है, गुलशेर अहमद खां सानी। और मैंने जैसे काफी सारे हमारे यहाँ के लोग जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया है सीजीपीएससी वगैरह का, दूसरे पेपर्स का, तो उनसे जो है साल वनों के द्वीप के बारे में जरूर पूछा जाता है। भाई बस्तर क्षेत्र से आए हो तो साल वनों का द्वीप, साल वृक्ष के बारे में पूछा जाता है। ठीक, तो साल वनों के द्वीप ये कहा जाता है इस पूरे बस्तर क्षेत्र को, दंडकारण्य के पठार को साल वनों का द्वीप। इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो गुलशेर अहमद खां सानी। ये इनको जो है सानी के नाम से भी जाना जाता है, और इनका बचपन जो है जगदलपुर में व्यतीत हुआ है, बस्तर क्षेत्र में। जगदलपुर जो कि बस्तर जिला का जिला मुख्यालय है और बस्तर संभाग का संभाग मुख्यालय भी। ठीक, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर सागौन वृक्ष भी पाया जाता है। इसके अलावा तेंदू वेंदू, काफी सारा इस तरह के वृक्ष भी पाए जाते हैं। ठीक, तो साल वनों का द्वीप ध्यान रखना। अब हम लोग देखते हैं चोटी, पर्वत चोटी, बाल वाला चोटी मत समझना, पर्वत चोटी। अब पर्वत चोटी में यहां पर ध्यान रखोगे नंदी राज, नंदीराज पर्वत चोटी जिसकी हाइट है 1210 मीटर। नंदीराज पर्वत चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1210 मीटर। ठीक, 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है नंदीराज पर्वत श्रृंखला की। मैंने बताया था हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो गौरलाटा पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। और ये जो है नंदीराज पर्वत चोटी, ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है 1210 मीटर के साथ। ठीक, तो पहला कौन सा, उत्तर में गौरलाटा, और दूसरा दक्षिण में नंदीराज। ठीक, ध्यान रखना, दूसरी ऊंची चोटी। इसके अलावा अगर प्रश्न पूछा जाए दक्षिणी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो यही लगाना है। और दंडकारण्य के पठार का भी सबसे ऊंची चोटी यही होगा, 1210 मीटर। 1210 मीटर, इसके बाद सीधा गौरलाटा आ जाएगा 1225 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना। कहां पर है नंदीराज पर्वत चोटी, तो ध्यान रखेंगे जिला है दंतेवाड़ा।
दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत ये आता है। और अपना जो दंडकारण्य का पठार लगा सकते हो, दंतेवाड़ा जिला, बस्तर संभाग। ठीक, दंतेवाड़ा जिला में भी कहां पर, तो बैलाडीला की पहाड़ियों में। बैलाडीला की पहाड़ियां जहां पर लोहा प्राप्त होता है ना, वहीं पर जो है नंदीराज पर्वत श्रृंखला हमें देखने को मिलती है। नंदीराज पर्वत श्रृंखला से एक नदी का उद्गम हुआ है, संखिनी नदी। ठीक, संखिनी नदी। अब चूंकि यह क्षेत्र लौह अयस्क के लिए विख्यात है, तो यहां से जो नदी निकलती है संखिनी नदी, यहां पर बैलाडीला की खदानों का जो अवशेष है, जो भी कचरा है या लोहा को जो धोया हुआ भी जाता है, जो भी वहां से पानी वानी जो गंदा निकलता है, उसको जो है संखिनी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। जिस कारण से संखिनी नदी, मैं लिख देता हूं संखिनी नदी, जिस कारण से संखिनी नदी जो है ना काफी गंदी दिखती है। और इसका जो रंग है, नदी का जो रंग है वो लाल दिखता है, तो इसको बोलते हैं रक्ताभ, रक्त के जैसे। ठीक, रक्ताभ। ठीक, रक्ताभ। कौन सी नदी? रक्ताभ नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो सबरी नदी, इसको लाल नदी भी कहते हैं स्थानीय लोग, जो स्थानीय जनजातीय लोग वहां निवास करते हैं, इस नदी को लाल नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्योंकि नदी का जो पानी का जो रंग है वो लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि भाई लोहे को वहां पर मतलब कुछ भी करते होंगे, धोते होते होंगे या क्या करते हैं नहीं पता मुझे, आगे बताऊंगा जब हम लोग उद्योग वगैरह पढ़ेंगे ना बैलाडीला की खदानों के बारे में, तब उसको मैं बताऊंगा। लेकिन वहां से जो भी अवशेष निकलता है उसको जो है सबरी नदी में बहा दिया जाता है। सबरी बोल रहा हूं, संखिनी नदी, संखिनी नदी में बहा दिया जाता है। ठीक, तो उस कारण से नदी का जो रंग है वो लाल हो जाता है, रक्ताभ हो जाता है। ठीक, नदी कहां से निकलती है? नंदीराज पर्वत श्रृंखला से। इसकी एक सहायक नदी है डंकिनी नदी, जो कि डांगरी डोंगरी नामक स्थान से निकलती है, और इन दोनों नदियों का संगम होता है दंतेवाड़ा में। ठीक, दंतेवाड़ा नगर में दोनों का संगम होता है, और उसी नगर में मां दंतेश्वरी की का मंदिर भी स्थित है। ठीक, तो पर्यटन स्थल भी एक आध यहां बता दिया मैंने। ठीक, तो ये हो गया पर्वत चोटी। अब हम लोग देखते हैं लगभग इतना ही ठीक है, और क्या छूट रहा है। अब हम बात करेंगे दंडकारण्य के पठार का उपविभाग। जैसे हम लोगों ने जसपुर सामरी पाट प्रदेश का देखा, पूर्वी बघेलखंड के पठार का देखा कि अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, वैसे ही दंडकारण्य के पठार को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया। यहां से ऐसे बना देते हैं अपन। ठीक, तो पहला हो जाएगा इसमें कोटरी बेसिन। कोटरी बेसिन, कोटरी बेसिन जिसको महानदी कोटरी बेसिन भी कहते हैं, या कोटरी महानदी बेसिन। कोटरी महानदी लिखूंगा, कोटरी महानदी बेसिन। ठीक, दूसरा अबुझमाड़ की पहाड़ी, अबुझमाड़ की पहाड़ी। तीसरा बस्तर का पठार, बस्तर का पठार। चौथा हो जाएगा बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान को कहा जाता है गोदावरी सबरी का मैदान, गोदावरी सबरी का मैदान। ठीक, तो दंडकारण्य के पठार को 4 भागों में या 4 उपविभागों में विभाजित किया गया है। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग जो है इसको अपने मैप में समझने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां पर है। तो एक एक को हम लोग पकड़ते हैं, या चलो मैं चारों का एक बार बता देता हूं। कोटरी बेसिन की बात करें, कोटरी बेसिन या महानदी, कोटरी महानदी बेसिन नाम से ही पता है कहां हो सकता है, ये कांकेर जिला में हो सकता है। ठीक, कांकेर जिला में। बाकी अबुझमाड़ की पहाड़ी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर में है, तो उस क्षेत्र में होगा बस्तर का पठार, बस्तर का मैदान। इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है। चलिए मैं बताता हूं ये सब कहां पर है, कोई डाउट नहीं रहेगा इसके बाद। तो सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं कोटरी बेसिन या कोटरी महानदी बेसिन। तो वो आपका आ जाएगा यहां से, ये जो मोहला मानपुर वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा
ये पूरा, ठीक, लगभग ये ऐसे कुछ जो है ये आ जाएगा अपना कोटरी महानदी बेसिन के अंतर्गत, ठीक। कोटरी महानदी बेसिन, ये जो अपना कोटरी नदी जहां से निकलेगी उसके बाद फिर कांकेर क्षेत्र में प्रवाहित होगी, ठीक, तो इसको कहा जाएगा कोटरी बेसिन, या फिर इसी को कह देंगे कोटरी महानदी बेसिन, या फिर कोटरी महानदी का मैदान भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। पूरी तरह से मैदानी नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर मैदान देखने को मिलेगा, लेकिन इसको बेसिन कहना ही ज्यादा उचित होगा, क्योंकि दोनों नदियां का जो प्रभाव है यहां पर देखने को मिलता है। देखो, कोई नदी बड़ी नदी हो ना, कोटरी नदी भी लगभग मेरे ख्याल से 135 किलोमीटर कुछ लंबी है, तो अच्छी खासी लंबी है। महानदी तो भाई सीधा 850 किलोमीटर लंबी है, तो बड़ी नदियां हैं, तो बड़ी नदियों के बीच का जो क्षेत्र है ना, वो काफी, मतलब दोनों नदियां जो है काफी उसको प्रभावित करती है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखोगे। तो इसका क्षेत्र आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि इस क्षेत्र में जो है कोटरी महानदी का मैदान देखने को मिलता है। इसमें बताने लायक क्या क्या चीजें हैं उसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। अच्छा, कोटरी नदी की अगर मैं बात करूं तो ये कहां से निकलेगी, तो यहां से निकलेगी मोहला तहसील से, ऐसे टाइप से, ठीक, और थोड़ा से नारायणपुर में जाएगी, नदी आएगा तब उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, ऐसे कुछ टाइप से ये बहती है, ठीक। तो जब नदियां पढ़ेंगे तब इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए याद रखना कि कोटरी नदी जो है ये निकलती है मोहला मानपुर तहसील से, और वहां पर कौन सा जगह है, तो राजहरा की पहाड़ियां, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोटरी का जो मैदान है या कोटरी बेसिन है, यहाँ की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, उनके बारे में जो अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहला ध्यान रखेंगे राव घाट की पहाड़ियां, राव घाट की पहाड़ियां, पहला क्या हो जाएगा, राव घाट की पहाड़ियां। राव घाट की पहाड़ियां ये जो है अपना देखने को मिलेगा कांकेर में, और थोड़ा सा जो है नारायणपुर में भी इसका एरिया आता है। राव घाट की पहाड़ियां आजकल एक काफी फेमस है, पिछले कुछ वर्षों से, हालांकि पहले से भी था। यहां पर जो है लौह अयस्क की खदानें हैं, लौह अयस्क का यहां से उत्खनन किया जा रहा है, लौह अयस्क निकाला जा रहा है, और यहां पर टोटल 6 निक्षेप है, या बोल सकते हैं 6 खदानें हैं जहां से लोहा निकाला जाता है। और रावघाट से जो लोहा निकाला जाता है वो भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई किया जाता है, ठीक। भिलाई स्टील प्लांट जो कि दुर्ग के भिलाई में स्थित है, बीएसपी जिसको बोलते हैं ना, भिलाई स्टील प्लांट, या फिर भिलाई इस्पात संयंत्र, जहां पर इस्पात बनाया जाता है, ठीक। तो पहले जो है भिलाई स्टील प्लांट को बालोद जिले के दली राजहरा से लौह अयस्क आपूर्ति किया जाता था, लेकिन दली राजहरा में जो लौह अयस्क है उसके भंडारण खत्म हो गए, समाप्त हो गए। तो अब जो है रावघाट से भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क पूर्ति किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है भिलाई स्टील प्लांट को कहां से लोहा भेजा जाता है, ठीक। तो ये हो गया रावघाट की पहाड़ियां। दूसरा यहां पर देखेंगे हम लोग मलाज कुंडम की पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी। मलाज कुंडम की पहाड़ी इसी नाम से एक जलप्रपात भी है, मलाज कुंडम जलप्रपात, ठीक। तो मलाज कुंडम की पहाड़ी से उद्गम होता है दूध नदी। ये कांकेर क्षेत्र या फिर कोटरी महानदी बेसिन का एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है, ठीक। कोटरी बेसिन की अन्य महत्वपूर्ण नदी है दूध नदी, जिसका उद्गम होता है मलाज कुंडम से। कांकेर नगर इसी दूध नदी के तट पर बसा हुआ है, और दूध नदी जो है महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ठीक। तो महानदी अपवाह तंत्र का ये हिस्सा है दूध नदी, और मलाज कुंडम जलप्रपात इसी दूध नदी पर बना हुआ है, ठीक। ध्यान रखेंगे इतनी बातें। अगली जो पहाड़ है वो है आरी डोंगरी। बस्तर क्षेत्र में डोंगरी का मतलब होता है पहाड़ी, ठीक। आरी डोंगरी की पहाड़ी ये भी जो है कांकेर क्षेत्र में यहीं पर, और ये भी लौह अयस्क के भंडार के रूप में जाना जाता है, ठीक। उसके बाद चौथा है, ये भी कांकेर क्षेत्र में, अर्थात कोटरी बेसिन बोलो, कोटरी महानदी बेसिन बोलो, या कांकेर जिला बोलो, ठीक। यहां पर क्या हो जाएगा, गड़िया पहाड़, ठीक, गड़िया पहाड़। अब देखो, गड़िया पहाड़ ये कांकेर जिले में है और कोटरी बेसिन के अंतर्गत आता है। यहां पर ये जो है एक पर्यटन स्थल है। सितंबर माह में यहां पर महोत्सव का आयोजन किया जाता है, गड़िया
महोत्सव, ठीक, गड़िया महोत्सव यहां पर मनाया जाता है। इसके बाद पांचवा भी लिख लेते हैं हम लोग, राजहरा की पहाड़ियां। राजहरा की पहाड़ियां कहां पर है भाई? राजहरा की पहाड़ियां तो मोहला मानपुर तहसील में आएगा, ठीक, मोहला मानपुर जिले में आता है राजहरा की पहाड़ियां, जहां से कोटरी नदी का उद्गम हुआ है, जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र को कोटरी बेसिन या कोटरी महानदी बेसिन कह रहे हैं, ठीक। तो राजहरा की पहाड़ियां भी ध्यान में रखना। इस क्षेत्र के अन्य अगर मैं स्थलों की बात करूं तो भाई यहां पर जैसे कोयली बेड़ा हो गया, पखांजूर हो गया, अंतागढ़ हो गया, ठीक। पखांजूर याद रखना, यहां पर तिब्बती पखांजूर में ना, मैं लिख देता हूं पखांजूर, पखांजूर में बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाया गया है। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश का सृजन हुआ, तो वहां से आए बांग्लादेशियों को तत्कालीन सरकार द्वारा यहां पर बसाया गया, कांकेर के पखांजूर में, ठीक। तो इसको जो है मिनी बांग्लादेश भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यहां पर अन्य जलप्रपातों की बात करें तो एक चरेमरे जलप्रपात मेरे को ध्यान में आ रहा है, चरेमरे जलप्रपात। बाकी अन्य चीजें जो है जब हम लोग पर्यटन पढ़ेंगे, जलप्रपात पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, उस टाइम पे देखेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा कोटरी बेसिन। तो इतनी बातें ध्यान रखोगे कोटरी बेसिन के अंतर्गत। अब हम लोग आते हैं अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ की पहाड़ियां, भाई अबुझमाड़ की पहाड़ियां सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका विस्तार कि ये कहां कहां तक विस्तृत है। तो अबुझमाड़ की पहाड़ियां मुख्य रूप से हमको देखने को मिलेगा नारायणपुर क्षेत्र में, थोड़ा सा हमको देखने को मिलेगा बीजापुर क्षेत्र में, जो उत्तरी भाग है ना वहां हमको देखने को मिलेगा उत्तरी भाग में ऐसे, और थोड़ा बहुत हमको देखने को मिलेगा ऐसे कोंडागांव क्षेत्र में, ठीक, ऐसे कोंडागांव क्षेत्र में थोड़ा बहुत हमको देखने को मिलेगा। तो नारायणपुर क्षेत्र, बीजापुर क्षेत्र, कोंडागांव क्षेत्र और कांकेर क्षेत्र, मुख्य रूप से पकड़ना है नारायणपुर, ठीक। नारायणपुर में है अबुझमाड़ की पहाड़ियां, और उसके बाद सेकंड नंबर में जो थोड़ा बहुत ज्यादा है वो है बीजापुर में, ठीक। उसके बाद फिर कांकेर, कोंडागांव। तो 4 जिला ध्यान रखना अबुझमाड़ की पहाड़ियों के लिए, मुख्य रूप से नारायणपुर और उसमें थोड़ा सा शामिल हो जाएगा बीजापुर भी, मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें। बाकी आंशिक तौर पर हल्का फुल्का कांकेर और अपना कोंडागांव भी इसमें पकड़ना है, ठीक, ध्यान रहेगा इतना। तो अबुझमाड़ की पहाड़ियों को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, जो कि नारायणपुर क्षेत्र में है। अबुझमाड़ ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अबुझ का मतलब होता है जिसे बूझा न जा सके या जिसे समझा न जा सके, जिसे समझा न जा सके, मतलब ऐसा कोई चीज जिसे समझ पाना कठिन हो। सलमान खान का कोई डायलॉग है ना, समझ में नहीं आता हूं, ऐसा कुछ है मेरे ख्याल से, शायद, देखो बताओ आप लोग, ठीक। तो जो समझ में न आए, जिसको बूझा न जाए, वो क्या होता है? अबुझ, ठीक, जिसे बूझा न जा सके, जिसे समझा न जा सके, किसी को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक, तो अबुझ। और माड़ का मतलब होता है, वहां पर एक जनजाति है जो है माड़िया, ये हमारे बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलती है माड़िया जनजाति, ठीक, माड़िया जनजाति। माड़िया जनजाति में जो है कई सारे मतलब अलग अलग देखने को मिलता है। एक दंडामी माड़िया देखने को मिलेगा, ठीक। तो माड़िया जनजाति में ही जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, नारायणपुर के इस पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उन्हीं को बोला गया अबुझ माड़िया, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये अबुझ है, इसको बूझ पाना बड़ा कठिन है। मतलब हालांकि आज के समय में कोई भी चीज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो माड़िया जनजाति के लोग जिन्होंने इस क्षेत्र में निवास किया, इस क्षेत्र में, ठीक, उनको क्या कहा गया? अबुझ माड़िया, क्योंकि उनकी जो जिंदगी थी, जीवन शैली थी, आज से कुछ साल पहले और अभी भी काफी हद तक काफी सारी चीजें जो है बाहरी लोगों को पता नहीं है। बाहरी लोग जानते ही नहीं है कि वहां के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं। हालांकि अभी काफी सारा जो रिसर्च हो रहा है, तो उससे काफी सारी चीजें बाहर आ रही है। लेकिन कुछ समय पहले तक अबुझमाड़ जो है एकदम अबुझ ही था। अभी जो है थोड़ा उसको जानने समझने की कोशिश की जा रही है। तो माड़िया जनजातियों के निवास के कारण ही इस क्षेत्र को, और उनका जो प्रकृति है कि भाई उनको कोई समझ ही नहीं पाता है, तो इसी कारण इस क्षेत्र को क्या बोल दिया गया? अबुझमाड़। और इस जनजाति को बोल दिया गया अबुझ माड़िया, ठीक। जो लोग यहां रहते थे, माड़िया जनजाति के लोग, उनको क्या बोल दिया गया? अबुझ माड़िया। ये माड़िया जनजाति के अंतर्गत ही आते हैं, उनका एक जैसे उपजाति के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, ठीक।
तो अबुझ माड़िया जनजाति, उनका जो है यहां पर संकेंद्रण है, निवास है, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है अबुझ प्लस माड़िया। तो अबुझ माड़िया जनजाति यहां पर प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर हम दंडकारण्य के पठार की बात करें तो यहां पर प्रमुख रूप से मुरिया जनजाति, हलवा जनजाति, उसके बाद माड़िया जनजाति, अबुझ माड़िया जनजाति, भतरा, गोंड, ये सब जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन इस क्षेत्र में, नारायणपुर क्षेत्र में मुख्य जनजाति कौन है? अबुझ माड़िया। दूसरे नंबर में आ जाएगी मुरिया जनजाति। ठीक, ध्यान रखना। तो बात करते हैं अबुझमाड़ की कि भाई अबुझमाड़ की पहाड़ियां क्या है, कैसी है। तो विस्तार मैंने इसका बता दिया। तो यहां पर देखना कुछ खास बातें कि अबुझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। चेरापूंजी कहां पर है आप लोग बताइए? चेरापूंजी मेरे ख्याल से ये मेघालय में है ना, चेरापूंजी। भारत का वह स्थल जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक, चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है भारत के परिप्रेक्ष्य में। हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अबुझमाड़ की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक, सर्वाधिक वर्षा होती है, इसी कारण इसको कहते हैं अबुझमाड़ की पहाड़ियों को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको बोलेंगे? तो अबुझमाड़ की पहाड़ियों को। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। उसके बाद अगला चीज ध्यान रखना, खुरसेल घाटी, नदी भी है इसी नाम से, खुरसेल घाटी। खुरसेल नदी भी है। खुरसेल घाटी क्यों प्रसिद्ध है? सागौन वृक्ष के रूप में। उत्तम किस्म के सागौन यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा याद रखेंगे, जाटलूर नदी। जाटलूर नदी, तो भाई जाटलूर नदी ये कहां देखने को मिलता है? ये भी हमको जो है अबुझमाड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जाटलूर नदी फेमस है मगरमच्छों के संरक्षण के लिए। ठीक, मगरमच्छ के संरक्षण के लिए प्राकृतिक रूप से जाटलूर नदी में मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है। ठीक, तो यहां पर मगरमच्छ देखने को मिलते हैं जाटलूर नदी में। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 स्थल है जहां पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है। एक है कोटनी सोनार जो कि जांजगीर चांपा जिले में है। दूसरा हमको देखने को मिलेगा भैंसा दरहा जो कि बस्तर जिले में है, अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, खुरसेल घाटी, जाटलूर नदी, ये चीजें ध्यान में रखना। पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो कोई इसमें विशेष पहाड़ी नहीं है, बस वो अबुझमाड़ की पहाड़ियां ही ध्यान में रखना है। ठीक, अबुझमाड़ की पहाड़ियां। अन्य नदियों की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो गुडरा, निबरा, बोर्डिंग नदियां जो है यहां पर प्रवाहित होती है। मुख्य रूप से गुडरा और निबरा नदी यहां पर देखने को मिलता है। पर्यटन स्थल के रूप में काफी सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि एक जलप्रपात है, हांदावाड़ा जलप्रपात, मेरे ख्याल से वो बीजापुर में आता है या फिर नारायणपुर में आता है, थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा। बस इसी किसी एरिया में पड़ता है, शायद नारायणपुर में ही होता है हांदावाड़ा जलप्रपात। ठीक, लेकिन वहां पर पहुंच मार्ग नहीं है, लेकिन फिर भी जो टूरिस्ट लोग हैं जो थोड़े से एडवेंचर पसंद करते हैं वो वहां जाना पसंद करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्गम क्षेत्र है, सड़क नहीं है, परिवहन नहीं है, यहाँ ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या है नक्सलवाद गतिविधियां। ठीक, क्योंकि उधर जाओगे तो आपको जान का खतरा रहेगा। बाकी जो एडवेंचर करने वाले लोग हैं भाई वो तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में चढ़ लेते हैं ना, तो ये तो फिर भी ठीक है। लेकिन जो नक्सलवादी गतिविधियां हैं उसके चलते जो है माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है। ठीक, तो काफी सारे पर्यटन स्थल यहां पर हो सकते हैं, क्योंकि भाई जहां पर पहाड़ होगा, जंगल होगा, नदी होगा, तो वहां पर तो काफी सारी चीजें हो सकती है। तो स्कोप काफी ज्यादा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा अबुझमाड़ की पहाड़ियां। अब हम लोग आते हैं बस्तर के पठार में। बस्तर का पठार, इसके विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों को देखने को मिलेगा पूरा का पूरा कोंडागांव जिला। ठीक, पूरा का पूरा कोंडागांव जिला, बस्तर जिला हमको देखने को मिलेगा। ठीक, इधर हमको देखने को मिलेगा बीजापुर, यहां हमको दंतेवाड़ा, और कुछ ऊपरी भाग सुकमा का भी इसमें आ जाएगा। ठीक, सुकमा का कुछ ऊपरी भाग, सुकमा। ठीक, ऐसे कुछ हम लोग ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, यहां से ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे टाइप से। ठीक, ये नीचे वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, इस वाले भाग को छोड़ दीजिए, तो यहां पर ये वाला भाग पूरा आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग। ठीक, तो कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर,
ये जो है कहलाएगा हमारा बस्तर का पठार। ठीक, बस्तर का पठार। बस्तर के पठार, अगर बात करें दंडकारण्य के पठार की, तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश या उपविभाग वो बस्तर का पठार ही है। ठीक, बस्तर का पठार। बस्तर का जो पठार है ये पूरा पठारी वाला भाग है। ऊपर में जो है अच्छा खासा पठार है, बीच बीच में छोटे मोटे पहाड़ वहाड़ भी है, जंगल भी है, नदियां हैं, काफी बड़ा एरिया है। ठीक, तो बात करते हैं इसके बारे में, बस्तर के पठार के बारे में। तो यहाँ के प्रमुख प्रमुख चीजों की हम बात करते हैं, विस्तार हो गया। सबसे पहले हम लोग कुछ घाटियां वाटियां देख लेते हैं। ठीक, चट्टान की बात करें तो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा आर्कियन और धारवाड़। ठीक, आर्कियन और धारवाड़ शैलतंत्र। ठीक, अब एक और चीज ध्यान रखना कि बस्तर के पठार को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, उत्तरी बस्तर का पठार, दक्षिणी बस्तर का पठार। उत्तरी बस्तर का पठार में कोंडागांव आ जाएगा, बस्तर का कुछ भाग आ जाएगा। दक्षिण वाले भाग में बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा वाला भाग आ जाएगा। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखना। अब देखते हैं कुछ विशेष चीजें। तो इस तरफ मैं लिखता जाता हूं, थोड़ा सा मुझे जगह छोड़ना था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केशकाल घाटी। केशकाल घाटी, केशकाल घाटी इसको बोला जाता है बस्तर का प्रवेश द्वार। कहां पर है केशकाल घाटी? तो यहां कहीं हमको देखने को मिलेगा केशकाल की घाटी, यहां पर ये जो है ना, ठीक, यहां हमको देखने को मिलेगा केशकाल की घाटी। केशकाल की घाटी अगर हम देखें, जो कांकेर वाला जो भाग है ना, वो थोड़ा सा मैदानी है, अपेक्षाकृत कम ऊंचा है। ठीक, इधर से ऊंचा है, लेकिन ये जो रायपुर वाला भाग है उससे थोड़ा ऊंचा है, लेकिन इस वाले भाग से थोड़ा नीचा है। तो कांकेर जिला जैसे ही खत्म होता है और बस्तर का पठार वाला भाग शुरू होता है, तो सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो उसमें चढ़ने के लिए घाटी बना हुआ है, काफी खूबसूरत है। अगर आप लोग कभी भी जगदलपुर से हमारे रायपुर आते हैं तो आपको उसी केशकाल घाटी से होते हुए आना होगा। यहां पर नेशनल हाईवे नंबर 30 है, जिसमें ये केशकाल घाटी बनी हुई है। ठीक, तो केशकाल घाटी बस्तर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें, यहां पर तेलिन माता का मंदिर है। केशकाल घाटी में तेलिन माता का मंदिर है, इसी कारण से इस घाटी को तेलिन घाटी भी कहा जाता है। क्या घाटी? तेलिन घाटी। पहले तो इसको तेलिन घाट ही बोला जाता था, अभी भी इसको तेलिन घाट, तेलिन घाटी के नाम से जाना जाता है। बाकी इस सिटी का नाम, जैसे ही घाटी के ऊपर चढ़ेंगे ना तो केशकाल नगर पड़ेगा। जैसे ही हम लोग बस्तर में एंट्री करेंगे या कोंडागांव में एंट्री करेंगे तो पहला जो नगर पड़ेगा वो पड़ेगा केशकाल। ध्यान रखना इस चीज को, वो बिल्कुल घाटी के ऊपर में लगा हुआ है। जैसे ही घाटी खत्म हुआ ना, वैसे ही केशकाल सिटी शुरू हो जाता है। ठीक, तो तेलिन माता का मंदिर भी यहां पर है। ठीक, तेलिन माता का मंदिर होने के कारण तेलिन घाटी भी इसको कहा गया। इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन है भाई कितने मोड़ हैं? तो 12 मोड़ इसमें देखने को मिलते हैं। और मैंने ये वाला जो जिस एग्जाम में ये पूछा था ना, उसको मैंने अटेम्प्ट भी किया था और मैंने 12 लगाया भी था। ठीक, तो 12 मोड़, हालांकि मुझे पता नहीं था, मैंने तुक्का मारा था क्योंकि ऑप्शन ही कुछ ऐसा दिया था। 12 दिया था, उसके बाद 24, 25, 75, 80 ऐसे टाइप से दिया हुआ था। तो भाई थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, 12 मोड़ तुक्का सही भी हो गया था। ठीक, हालांकि उस एग्जाम को मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो 12 मोड़ यहां पर है टोटल पूछा गया है। अब पूछा जाता है तेलिन माता का मंदिर किस मोड़ में है? तो 7वें मोड़ में देखने को मिलता है। ठीक, 7वां मोड़, हालांकि वो बीच में है, एकदम मोड़ में नहीं है, लेकिन उसको 7वां मोड़ माना जाता है, तेलिन माता मंदिर। ठीक, और ये जो क्षेत्र है केशकाल घाटी, जैसे हम लोग चढ़ेंगे, कांकेर नीचा हो जाता है और इधर पूरा पहाड़ हो जाता है, पठार वाला भाग। तो वहां पर हमको काफी सारे पर्यटन स्थल भी देखने को मिलते हैं, जलप्रपात वलप्रपात। ठीक, जैसे कि एक यहां पर एक स्थल देखने को मिलता है टाटा मारी। ध्यान रखना, टाटा मारी। टाटा मारी ये जलप्रपात नहीं है, एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यहां से जो है यहाँ का पूरा व्यू काफी अच्छा दिखता है केशकाल घाटी का। इसके अलावा काफी सारे यहाँ पर जलप्रपात भी है, जैसे एक मुझे नाम याद आ रहा है, कुएमारी जलप्रपात। जब हम लोग जलप्रपात वाला पढ़ेंगे तो यहाँ पर काफी सारे जलप्रपात हमको देखने को मिलेंगे इसी आसपास वाले एरिया में, केशकाल घाटी के आसपास में। इसके अलावा केशकाल घाटी के आसपास जो वन है, काफी सारा जंगल भी है आसपास, बहुत जंगल है। ठीक, तो वहां पर साल वृक्ष हमको देखने को मिलेगा। अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले
कि केशकाल घाटी में किस प्रकार का वन पाया जाता है, तो साल वन यहां पर पाया जाता है, साल वनों के जंगल। इसके अलावा यहां पर बॉक्साइट के भंडार देखने को मिलते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि बहुत सारा, थोड़ा सा बॉक्साइट के भंडार। वैसे तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये धारवाड़ शैल क्रम के रूप में जाना जाता है, आर्कियन धारवाड़, लेकिन यहां पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कभी पूछ लेता है तो बॉक्साइट देखने को मिल जाता है। ठीक, तो ये हो गया केशकाल घाटी। इतनी बातें ध्यान रखना, कोई चीज अगर छूट गया होगा तो जब हम लोग घाटी, क्योंकि अलग से हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, अलग से हम लोग घाटी घाटी पढ़ेंगे, कहां पर कितनी हमारे छत्तीसगढ़ में कहां कहां घाटियां हैं, ठीक, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद वन भी हम लोग देखेंगे, मंदिर वंदिर तो देखना ही देखना है, पर्यटन स्थल देखना ही देखना है। तो काफी सारी चीजें जो है बार बार आएंगी, बार बार आएगा तो आप लोगों का अच्छा खासा रिपीट होगा, अच्छा खासा रिवीजन होगा। ठीक, तो केशकाल घाटी हो गया। अच्छा, केशकाल घाटी के संबंध में एक और चीज बताना रह गया था कि केशकाल घाटी को बोला जाता है फूलों की घाटी। ठीक, फूलों की घाटी हम लोगों ने पढ़ा था जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में कि जो जसपुर है वहां पर लोरो घाटी हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो फूलों की घाटी केशकाल घाटी को कहा जाता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण चीज, ये जो केशकाल घाटी है या केशकाल की जो पहाड़ियां हैं ये अच्छी खासी ऊंची है। ठीक, तो ये जो केशकाल घाटी है, केशकाल की पहाड़ियां हैं, ये जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। किस प्रकार से, इधर से महानदी निकलती है धमतरी से, ठीक, कांकेर में एंटर करती है, फिर थोड़ा सा बालोद जाकर वापस से धमतरी चली जाती है। ठीक, तो इधर बहती है फिर हमारी इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी और महानदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है कौन, केशकाल घाटी। इसके अलावा इसको हम दूसरे रूप में बोल सकते हैं, गोदावरी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है अपना केशकाल घाटी। ठीक, इसके अलावा महानदी बेसिन और इंद्रावती बेसिन के मध्य भी विभाजक का कार्य करता है अपना केशकाल घाटी। ठीक, हालांकि बीच में कांकेर आ जा रहा है, ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब अगला हम लोग देखते हैं बैलाडीला की पहाड़ियां। बैलाडीला की पहाड़ियां, दूसरा बैलाडीला की पहाड़ियां कहां पर है बैलाडीला की पहाड़ियां, तो यहां दंतेवाड़ा जिले में है बैलाडीला की पहाड़ियां। अब ये क्यों प्रसिद्ध है भाई, बताने की आवश्यकता नहीं है। लौह अयस्क यहां से प्राप्त होता है बैलाडीला की पहाड़ियों से। अब इसका नाम बैलाडीला क्यों पड़ा, बैला हमारे बस्तर क्षेत्र में बैल को कहा जाता है, बैला। ठीक, उसके बाद डीला, डीला जो शब्द है, आप लोगों ने बैल देखा होगा तो बैल के पीठ में एक इस टाइप का कुछ बना हुआ होता है ना, ऐसे, ठीक, उसको बोलते डील। तो जो यहां की जो पहाड़ियां हैं वो उसी बैल के डील की तरह है, तो इसको नाम दे दिया गया बैलाडीला की पहाड़ियां। ठीक, बैलाडीला की पहाड़ियां। यहां पर अलग अलग क्षेत्र हमको देखने को मिलता है, जैसे कि किरंदुल जो कि बसाया गया है, बचेली बसाया गया है, नाम दे दिया गया किरंदुल, बचेली, आकाश नगर, ये सब हमको देखने को मिलता है। तो ये पूरा जो है लौह अयस्क वाला क्षेत्र है और यहां पर टोटल 14 निक्षेप हैं। ठीक, 14 निक्षेप मतलब कि 14 खदानें हैं, 14 स्थानों से जो है लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक, बैलाडीला में अलग अलग स्थानों पर। जो बचेली है वो अलग जगह है, ध्यान रखना, किरंदुल, बैलाडीला ये अलग जगह पर है, आकाश नगर मेरे ख्याल से अभी उजाड़ दिया गया है। ठीक, तो बैलाडीला, बचेली, किरंदुल इनको ध्यान रखेंगे, जो कि दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है और लौह अयस्क वाला क्षेत्र है। अब यहां से 14 निक्षेपों से लौह अयस्क का खनन किया जाता है और यहां से लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह, कहां पर है विशाखापट्टनम बंदरगाह, तो आंध्र प्रदेश में। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है लौह अयस्क। ध्यान रखेंगे इस चीज को भी कि यहां का लोहा कहां निर्यात किया जाता है। और यहां पर जो लोहा है वो अच्छे किस्म का लोहा है, वो जो हेमेटाइट, जब हम खनिज पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक, अब यहीं पर है बैलाडीला की पहाड़ियों में ही हमें देखने को मिलेगा नंदीराज। नंदीराज क्या था, मैंने बताया था ना, सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदीराज। हाइट कितनी बताई थी, 1210 मीटर। ठीक, 1210 मीटर नंदीराज पर्वत चोटी। अब नंदीराज पर्वत चोटी
यहां से नदी मैंने बताई संखिनी नदी, ठीक, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो इतनी बातें ध्यान में रखोगे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण चीज, एक तो बैलाडीला की पहाड़ी हो गया, ये हो गया अपना केशकाल घाटी। इसके बाद हम देखेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर के पठार के अंतर्गत ही आता है। कहां पर ये आएगा? बस्तर जिले में, यहां पर कहीं ये पड़ेगा बस्तर जिले में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। इसके बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यहां देखने को मिलेगा बीजापुर जिले में, ठीक। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में, ठीक। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का कुछ बातें मैं बता देता हूं, जैसे कि यहां पर तीरथगढ़ जलप्रपात है मुनगा बहार नदी में, ठीक। कांगेर नदी यहां से प्रवाहित होती है, तीरथगढ़ जलप्रपात है, कुटुमसर की गुफाएं यहां हमको देखने को मिलती है, कैलाश गुफा पढ़ेंगे हम लोग कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को डिटेल में, ठीक। मैना जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है, उसका संरक्षण संवर्धन यहां किया जाता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसको जो है टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है, टाइगर वगैरह देखने को मिलता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में बीजापुर में। इंद्रावती नदी जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरती है, इसी कारण से इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों के बारे में अलग से हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य पढ़ेंगे उस टाइम पे। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में। तीरथगढ़ जलप्रपात मैंने बताया। इसके अलावा बस्तर में एक सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है जो कि छत्तीसगढ़ सहित भारत का प्रसिद्ध जलप्रपात है, वो है चित्रकोट जलप्रपात, जो कि बस्तर जिले में स्थित है। जगदलपुर जो जिला मुख्यालय है वहां से लगभग 35 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी में बना हुआ है, ठीक। अभी के लिए बस नाम याद रखना। इसके अलावा और भी बहुत सारी जलप्रपात है यहां पर हमको देखने को मिलता है। सात धारा जलप्रपात जो बीजापुर में है, ठीक। उसके बाद चित्रधारा जलप्रपात, और भी काफी सारे जलप्रपात हैं। जब जलप्रपात वाला टॉपिक आएगा उसमें हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक। तो और इसमें बताने लायक क्या है देखा जाए एक बार, ठीक। अगला एक चीज ध्यान रखना कि जो बस्तर का जो पठार वाला भाग है साल वनों के लिए विख्यात है। ये पूरा एरिया साल वनों के लिए ये जाना जाता है, ठीक है ना। साल वन यहां बहुत ज्यादा पाया जाता है इस वाले एरिया में। मिट्टी की बात करूं तो यहां पर लाल बलुई मिट्टी, इस वाले क्षेत्र में लाल बलुई मिट्टी देखने को मिलता है, जिस कारण से यहां पर मोटे अनाज का उत्पादन ठीक ठाक किया जाता है। अब हम लोग आखिरी में आते हैं बस्तर का मैदान, चौथा बस्तर का मैदान, ये वाला भाग, ये जो है बस्तर का मैदान, जिसमें बीजापुर का दक्षिण पश्चिमी भाग और सुकमा का दक्षिणी भाग आता है बस्तर का मैदान में। बस्तर का मैदान, अब ये जो बस्तर का मैदान है यहां पर ध्यान रखना कि ये वाला जो भाग है, हमने देखा कि पठार वाला भाग है, ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक। जैसे नंदीराज हो गया, केशकाल की घाटी हो गया, इधर अबुझमाड़ की पहाड़ियां हो गया, ठीक। तो ये पूरा का पूरा जो है पठारी भाग है और ये वाला जो है पहाड़ वाला भाग है, ठीक। तो ये हो गया पठार, ये हो गया पहाड़, ये भी छोटा मोटा है, ठीक। अब यहां पर हम लोग आएंगे तो ये मैदानी भाग है। जैसे कि अगर आप लोग कभी भी बस्तर क्षेत्र गए होंगे या बस्तर वालों को पता होगा कि यहां से जैसे जैसे हम लोग दक्षिण की ओर जाते हैं, अगर हम लोग सुकमा की ओर जाएं, सुकमा कोंटा की ओर जाएं, तो जैसे ही हम लोग कांगेर नेशनल वैली, ठीक, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान को क्रॉस करेंगे और तो आगे फिर जो है वो घाटी आता जाएगा, छोटा छोटा घाटी, और देखते जाएंगे कि हम लोग नीचे उतर रहे हैं, ठीक। केशकाल से हम लोग ऊपर चढ़े, फिर इधर जो है हम लोग नीचे उतरते चले गए, ठीक। तो ये मैदानी इलाका है, ठीक। वैसा ही जो है इधर भी होता है। तो ये पूरा का पूरा मैदानी इलाका है जो कि इसकी तुलना में अपेक्षाकृत काफी नीचे है, ठीक। यहां गर्मी भी काफी पड़ती है क्योंकि जो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई में जाते जाएंगे तो गर्मी कम होती जाती है, टेम्परेचर कम होता जाता है, लेकिन नीचे जाते जाएंगे तो टेम्परेचर जो है घटता जाता है। तो यहां पर जो है गर्मी हमको देखने को मिलती है क्योंकि मैदानी इलाका है, ठीक है ना। तो बीजापुर और सुकमा का दक्षिणी भाग जो है मैदानी इलाका है, तो इसी कारण इसको जो है बस्तर का मैदान कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा बस्तर का मैदान कहां पर है, तो बस्तर जिला मत लगा देना, इसके अंतर्गत बस्तर नहीं आता है, इसके अंतर्गत बीजापुर सुकमा आता है। क्योंकि इस पूरे एरिया को, ये जो पूरा एरिया है किसी समय में एक जिला हुआ करता था। ये जो सातों जिले हैं ना, ये पूरा एक जिला हुआ करता
जाता था बस्तर जिला। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। अभी तो ये 7 अलग अलग जिलों में बटा हुआ है, बट इसको जो है बस्तर का मैदान कहेंगे, या फिर इसी को कहेंगे गोदावरी सबरी का मैदान, क्योंकि इस तरफ से गोदावरी नदी प्रवाहित होती है और इस तरफ से जो है सबरी नदी प्रवाहित होती है। ठीक, इसीलिए इसको जो है गोदावरी सबरी का मैदान कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर इंद्रावती नदी प्रवाहित नहीं होती, इंद्रावती नदी भी प्रवाहित होती है। ठीक, तो उसको हम लोग नाम कभी अगर बोल देता है भाई गोदावरी इंद्रावती का मैदान या गोदावरी इंद्रावती सबरी का मैदान, तब भी थोड़ा देख लेना इसको, ठीक है ना। तो यहां की प्रमुख नदियों के रूप में आप किसको ले सकते हो, सबरी नदी, गोदावरी नदी जो कि इसके हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर से बहती है, इंद्रावती नदी। इसके अलावा यहाँ पर एक नदी देखने को मिलता है चिंता बाबू, ताल पेरू, इस टाइप की नदियां भी जो है यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर मिट्टी पाई जाएगी लाल दोमट, यहां पर मैंने लाल बलुई बताया था, यहां पर लाल दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक, पहाड़ियों, कुछ पहाड़ियां देख लेते हैं। यहां पर अलबक्का की पहाड़ी बीजापुर के दक्षिणी भाग में पूछा भी गया है। ठीक, एक है उसूर की पहाड़ी, अलबक्का की पहाड़ी, उसूर की पहाड़ी। एक वाटरफॉल मुझे याद आ रहा है, नंबी वाटरफॉल, आजकल बड़ा फेमस हुआ था, नंबी वाटरफॉल या नंबी जलप्रपात। ठीक, ये भी बीजापुर में पड़ता है। ठीक, तो नंबी वाटरफॉल या नंबी जलप्रपात। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब हम लोग जलप्रपात पढ़ेंगे, पहाड़ी पहाड़ी पढ़ेंगे, घाटी घाटी पढ़ेंगे, तब वो उस टाइम पे आएगा। ठीक, अभी बस थोड़ा बहुत रिलेट करते जाना। ठीक, ये हो गया हमारा बस्तर का पठार। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया था मैं, बस्तर के पठार में नदियां। तो बस्तर के पठार में मैं बात कर रहा हूं बस्तर का पठार की। ठीक, तो बस्तर के पठार में नदियां ध्यान रखना। तो यहां की जो प्रमुख नदी है बस्तर के पठार की, पूरा का पूरा दंडकारण्य के पठार की जो प्रमुख नदी है वो होगी इंद्रावती नदी। ठीक, इंद्रावती नदी ऐसे जाके वो जो है गोदावरी में मिल जाएगी, इंद्रावती नदी। ये दंडकारण्य के पठार को बीच से, दंडकारण्य के पठार के एकदम बीचों बीच से प्रवाहित हो रही है, जो कि उड़ीसा के कालाहांडी के मुंगेर पर्वत से निकलती है। मैंने अपने कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन किया था कि कौन सी नदी, किस नदी का उद्गम मुंगेर पर्वत से हुआ है। ठीक, तो वहां पर बच्चों ने काफी गलत गलत आंसर किया था आप लोगों ने। तो मुंगेर पर्वत यहां पर कहीं है। ठीक, मुंगेर पर्वत यहां कहीं है जहां से निकलती है इंद्रावती नदी। मुंगेर पर्वत कहां है, कालाहांडी। कालाहांडी कहां पर है, उड़ीसा। तो वहां से निकलती है इंद्रावती, जो कि बस्तर जिले से छत्तीसगढ़ में एंट्री करती है, फिर ये बीजापुर में बहती है, उसके बाद फिर गोदावरी नदी में मिल जाती है। 284 किलोमीटर या 264 किलोमीटर कुछ इसकी लंबाई है, बाद में बताऊंगा मैं नदियों के टाइम पे। ठीक, इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण नदी है वो है नारंगी नदी। नारंगी नदी ऐसे दंतेवाड़ा से निकलती है, नारंगी नदी। ठीक, उसके बाद इस पठार की अन्य नदियां जो इधर से निकलती है, बोडरी हो गई, गुडरा हो गई, निब्रा हो गई, कोटरी हो गई। ठीक, ये सब नदियां। इसके बाद दंतेवाड़ा से निकलने वाली संखिनी नदी, डंकिनी नदी, मिंगांचल नदी, ये सभी नदियां जो है इसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे ये सारा चीज। तो नदियां भी हो गया, और जो भी चीज अगर बच जाता है उसको आगे मैं कभी अपडेट करूंगा, और अलग अलग जो टॉपिक्स आएगा उसमें हम लोग अपडेट करते जाएंगे, कोई चीज अगर छूट जाता है। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद अगला जो लेक्चर आएगा वो होगा महानदी बेसिन। महानदी बेसिन अर्थात जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। ठीक, उसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।